Hello students, in the last lecture we discussed the methods of preparation of oxygen. So today in this lecture we are going to continue with the properties of oxygen. So our topic for today is properties of oxygen, that is O2 gas. First of all, we discuss the physical properties. Physical properties of oxygen. We begin with the physical state. So the first property is physical state. तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग में है इन दी एटमॉस्फेयर, लेकिन हमें एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं ये दिखाई नहीं देती हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाता है? इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस. ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, एंड टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता. सेकेंड पॉइंट आता है अबाउट ऑक्सीजन इज इट्स सॉल्युबिलिटी. अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें वाटर के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की जो है वो वाटर के अंदर होगी या नहीं होगी? देखो, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो पानी में कैसे सांस लेते हैं. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो सेपरेट कर लेते हैं वाटर से बाय यूजिंग देयर गिल्स. तो ये ऑक्सीजन वाटर में कहां से आई? एटमॉस्फेयर से आई. तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है वाटर में. और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, so it has solubility of 3.08 centimeter cube per 100 ml of water. तो इतनी ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो जाती है 100 ml वाटर में, और इसी सॉल्युबिलिटी की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं. So this was solubility. इसके बाद देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट. तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन गैस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है. इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 55 केल्विन. और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इसका अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से क्या रहता है? कम ही रहता है. इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 90 केल्विन. अगर लिक्विफैक्शन करवाया जाए ऑक्सीजन का, तो कितने टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस लिक्विफाई हो जाती है? मतलब इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन गैस टू ऑक्सीजन लिक्विड. तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस एंड द गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड. तो यही टेम्परेचर होगा जिस पे ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है. ठीक है, तो ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात. इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट इसके मैग्नेटिक बिहेवियर पे. ऑक्सीजन गैस का मैग्नेटिक बिहेवियर. अगर ऑक्सीजन गैस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो किस तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट करती है ऑक्सीजन गैस? तो देखो बच्चों, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में. हमने 11th क्लास के अंदर एमओटी डायग्राम बनाया था. तो एमओटी डायग्राम में जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद में क्या आता है? सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1. इसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो आप. 2 + 2 4 + 2 6 8 10 12 14 + 2 16. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो O2 मॉलिक्यूल के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे. इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है
और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? तो इट इज अट्रैक्टेड। जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दे आर अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन गैस की रिएक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप ये पॉइंट यहां पर भी नोट कर सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस इज हाईली रिएक्टिव इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स O2 gas is highly reactive in nature। ये हो गई मैग्नेटिक बिहेवियर की बात। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इट हैज 3 आइसोटोप्स। क्या क्या होते हैं? O16, O17 एंड O18। ये 3 आइसोटोप ऑक्सीजन के हमें देखने को मिलते हैं। इसमें से ये आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, और सबसे ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप जो हमें देखने को मिलता है वो होता है O16। सो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन दैट एग्जिस्ट इन नेचर। So these are the physical properties of oxygen। अब हम चलते हैं chemical properties पे। Chemical properties of oxygen। Chemical properties में हम स्टडी करते हैं reactions shown by oxygen। तो चलिए यहां पर स्टडी करते हैं chemical properties। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी आती है, ऑक्सीजन गैस जो है आपने पढ़ा होगा, इट इज एसेंशियल फॉर कंबशन। किसी भी चीज को अगर जलाना है तो ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। और कंबशन के बाद जो है वो चीजें किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? दे चेंजेस इनटू देयर ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आ जाती है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ जब उनको हीट किया जाता है या जब उनको जलाया जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम। पहले तो रिएक्शन लिख लो, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये डिफरेंट टाइप और डिफरेंट नेचर शो करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं यहां पर एग्जांपल्स। सोडियम मेटल जो है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर इसको एटमॉस्फेयर के अंदर रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड, Na2O, ये फॉर्मूला है इसका। ऐसे ही पोटेशियम जो है ये भी पोटेशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। फिर हम बात करते हैं, हमने 10th क्लास में एक्टिविटी पढ़ी थी मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम रिबन जलने लग जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ वेरी ब्राइट लाइट एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम जो है ये भी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है? Al2O3। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपनी सरफेस पे, और ये लेयर जो है वो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रिवेंटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। हमने आयरन की रिएक्शन भी देखी थी। आयरन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और 2 तरह के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। या तो ये Fe2O3 बना सकता है, और अगर इसका ज्यादा ही तुमने हीटिंग कर दी और ऑक्सीडेशन करवा दिया तो ये Fe3O4 भी बना सकता है। तो आयरन जो है वो 2 तरह की रिएक्शन शो करता है ऑक्सीजन के साथ और 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है।
इस ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक होती है +2, लेकिन ये जो ऑक्साइड बनता है इसमें आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 एंड +3। तो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड जिसमें आयरन की दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती हैं। चलिए, सो दीज आर द रिएक्शंस in which a metal react with oxygen to form their metal oxides। ये जितनी भी reactions हैं, all these reactions are exothermic, मतलब they release heat। ये सभी reactions जो है वो exothermic है, तो यहां पर जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ में हीट रिलीज होती है। साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जैसे कि ये वाली रिएक्शन होगी, जब हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम हीट करते हैं। तो ये हीटिंग किस लिए रिक्वायर्ड होती है? हीटिंग रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसी वजह से हमें कुछ रिएक्शंस के अंदर क्या करना पड़ता है, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी कम है इस वजह से हमें हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो दीज रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर हीटिंग, द हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो नोट कर लेना यहां पर, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व हीटिंग, reactions which involve heating uses the energy to break oxygen double bond oxygen। ये हो गए रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम चलते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स के साथ। ऑक्सीजन गैस जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है और साथ साथ नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन शो करती है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी ये रिएक्शंस। दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद नॉन मेटल। So non-metals react with oxygen to form their oxides। और ये जो रिएक्शंस होती हैं इनमें ज्यादातर हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, P4O10। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, SO2। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कई तरह के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन शो करती है, इट कैन प्रोड्यूस NO। इसी तरीके से और किसी नॉन मेटल को, कार्बन को अगर हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बनाता है, CO2 गैस। इस रिएक्शन को मैं यहां लिख देता हूं, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 गैस। इन रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं यहां पर, 5 8 8 N2 plus O2 it gives us 2NO and C plus O2 gives us CO2। इन सभी रिएक्शंस में फास्फोरस जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज करते ही ये रिएक्शन अपने आप करने लग जाता है, तो यहाँ पर किसी हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यहाँ पर हीटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ पर हीटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, और यहाँ पर हीटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, ऑल दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ये सभी रिएक्शंस जो है वो कैसी हैं, एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होती है जब ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है तब। ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्व हीटिंग टू ब्रेक O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीटिंग रिक्वायर्ड होती है कई रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि ये एलिमेंट्स इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाए। तो ये हमने रिएक्शंस देखी नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, रिएक्शन विद कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन जो है वो कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेती है और उनका ऑक्सीडेशन करा देती है। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद
compounds. So many compounds, they react with oxygen and get oxidized and forms the product. Compounds react with oxygen and form their oxidized products. या इसको हम लिख सकते हैं एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन. अब देखो यहां पर एग्जांपल, आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी थी, जैसे कि ZnS जिंक सल्फाइड, जिसको हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं. जब हम जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम जिंक सल्फाइड की क्या कराते हैं, पहले रोस्टिंग कराते हैं. सल्फाइड ओर है, ठीक है, दिस वाज अ सल्फाइड ओर, तो इसकी रोस्टिंग करवाएंगे पहले स्टेप में. जब रोस्टिंग करवाते हो तो क्या बनता है, जब रोस्टिंग करवाते हैं तो बनता है ZnO प्लस SO2 गैस इज रिलीज्ड. So this is the reaction that is taking place when zinc sulfide ore is roasted. Reaction लिख लो 2ZnS plus 3O2, 2ZnO plus 2SO2. This is the reaction जो हमने जिंक मेटल के एक्सट्रैक्शन में देखी थी. इसी तरीके से गैलीना, ये जिंक ब्लेंड है, ये गैलीना है. गैलीना जो है इसकी अगर हमें लेड की एक्सट्रैक्शन करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फाइड ओर है. सल्फाइड ओर की पहले स्टेप में हमें रोस्टिंग करवानी पड़ती है. क्या बनेगा, PbO प्लस SO2 गैस विल बी रिलीज्ड. तो यहां पर भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 PbO 3, तो ये बन जाएगा SO2. ये दोनों रिएक्शंस जो हैं इसके अंदर क्या थे, ये सल्फाइड के कंपाउंड्स थे. ऐसे ही हमने कंबशन में देखा होगा, मीथेन जो है इस गैस को अगर हम जलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस प्लस H2O, ठीक है. तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है जब हम मीथेन गैस का कंबशन स्टडी करते हैं तब. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन. इन ऑल दीज रिएक्शंस अ कंपाउंड, जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो क्या है, कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो है वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है. तो ये हो जाती है रिएक्शन विद कंपाउंड्स. कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कैटालाइटिकली ऑक्सीडेशन शो करते हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. तो कई ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है बच्चों जो ज्यादा फास्ट नहीं होती, ठीक है, और इनफैक्ट ये रिएक्शन जो है वो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस के बिना डायरेक्टली नहीं देखने को मिलती. जैसे SO2 जो है वो जब SO3 में कन्वर्ट होता है तो ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, दिस इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. दिस इज कॉल्ड कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. तो इस रिएक्शन को अगर आपको स्टडी करना है तो बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन जो है वो नहीं कर पाओगे. यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पर +6 है. तो दिस इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 which is carried out in the presence of वेनेडियम ऑक्साइड V2O5. तो इस तरीके से करवाते हैं इस रिएक्शन को. इस रिएक्शन को यूज किया जाता था सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए. SO3 गैस जो है इसको पानी में से पास कराओगे तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व होकर क्या बनाती है, H2SO4. तो ये रिएक्शंस हो जाती हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद कंपाउंड्स. अब हम चलते हैं, these are the chemical properties exhibited by oxygen in our day to day life. किसी भी चीज को आप जलाते हो, किसी भी चीज को आप हीट करते हो, तो वो चीजें हीट करने के बाद या जलाने के बाद जो है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके और ऑक्सीडेशन शो करती हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन शो करती है. इसके बाद में आ जाते हैं यूजेस ऑफ ऑक्सीजन पे. व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? तो देखो बच्चों, कई तरह के यूजेस देखने को मिलते हैं. एक तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है. तो एक तो हम नॉर्मली रेस्पिरेशन कैरी करते हैं, तो रेस्पिरेशन जब होता है तो ऑक्सीजन गैस का इनटेक होता है, ठीक है. तो एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
कैरी आउट रेस्पिरेशन यूजिंग ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का यूज करके हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस का इंटेक करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस इज रिलीज्ड। ये CO2 गैस कहां से आई, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है, शुगर होती है और इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करती है और बनाती है CO2 प्लस H2O। तो यहां पर भी ये कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। दिस इज अ कंपाउंड, इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड इट इज प्रोड्यूसिंग CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी हमें वही केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिली जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कैरी कर रही है। तो CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। चलिए अब देखते हैं सेकंड, कंबशन। हम पढ़ते आ रहे जूनियर क्लासेस से कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। किसी भी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर कंबशन जो है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन और किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। नेक्स्ट आ जाती है, इसको मेडिकल यूज जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो जब भी कोई आदमी बीमार हो जाता है या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो रेस्पिरेशन में जब प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर ऑक्सीजन जो है वो आर्टिफिशियली दी जाती है पेशेंट्स को। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस इज गिवन टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सांस लेने में जिन पेशेंट्स को दिक्कत होती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उनको ऑक्सीजन गैस जो है वो हम आर्टिफिशियली ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करके सप्लाई करते हैं। सो दिस वाज द मेडिकल यूज। इसके अलावा यूज्ड एज फ्यूल। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा एक टॉपिक हटा दिया गया, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल अगर आप पढ़ोगे तो जो आउटर स्पेस में जो रॉकेट्स वगैरह भेजे जाते हैं, इनके अंदर जो फ्यूल यूज होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर जो होता है ये फ्यूल सेल के अंदर यूज किया जाता है और फ्यूल सेल यूज होता है रॉकेट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन गैस को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके हम क्या कर रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ फ्यूल सेल। O2 gas is used as fuel in rockets for the functioning of fuel cell। तो फ्यूल सेल के फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। तो ये हो गया यूज। इसके अलावा एक और यूज है डेली लाइफ में हमें देखने को मिल जाता है, इसका वेल्डिंग में यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन एसिटाइलिन टॉर्चेस फॉर वेल्डिंग। तो एक तो होती है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वेल्डिंग, जो आप देखते हो जनरली मार्केट के अंदर, और एक होती है गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर होता है एसिटाइलिन का, एसिटाइलिन गैस जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा सिलेंडर साथ में लगाया जाता है ऑक्सीजन गैस का। इन दोनों को मिक्स किया जाता है और फिर बाद में एक टॉर्च होती है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन टॉर्च, जिसमें से फ्लेम बाहर निकलती है। उस फ्लेम का यूज करके हम किसी भी मेटल को, जिसको भी हमें वेल्ड करना है, उसको हम हीट करते हैं, हीट करके मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके उसको वेल्ड कर देते हैं। तो इन दोनों गैसेस को क्यों मिक्स किया गया, इन दोनों गैसेस को इसलिए मिक्स किया गया, ये तो हमारा फ्यूल है और ये है सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये गैस अगर ज्यादा अमाउंट में होगी तो इसका कंबशन जो है वो कंप्लीट होगा, और कंप्लीट कंबशन होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस एसिटाइलिन टॉर्च के अंदर इन दो गैसेस को मिक्स करने का एक ही पर्पस है
ताकि एसिटाइलिन गैस जो कि एक फ्यूल का काम करती है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ताकि हमारा मेटल जो है वो इजीली मेल्ट हो जाए। तो एसिटाइलिन टॉर्चेस जो है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया जाता है एसिटाइलिन गैस के साथ और फिर यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए। तो इनको हम ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस जो हैं इनके अंदर कौन कौन सी गैसेस को मिक्स किया जाता है, तो आंसर विल बी एसिटाइलिन, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O2 गैस। These two gases are mixed in oxyacetylene torches। चलिए अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी के अंदर आपको 2 इंटेक्स प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूं मैं। Which of the following metal they do not react with oxygen directly? क्वेश्चन दिया 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा मेटल जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? जिंक, थेलियम, प्लैटिनम एंड आयरन। सॉरी, थेलियम नहीं, टाइटेनियम दे रखा है, ठीक है। जिंक, टाइटेनियम, प्लैटिनम और आयरन। तो देखो बच्चों, प्लैटिनम जो है ये नोबल मेटल कहलाता है, ठीक है। कौन कौन से नोबल मेटल्स होते हैं? गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। और इसी वजह से इनको यूज करते हैं हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, आपको ये मेटल्स दे रखे हैं, इनमें से पूछ रखा है कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली। आंसर आ जाएगा प्लैटिनम। ये भी नोट कर लेना, दीज आर नोबल मेटल्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इंटेक्स प्रॉब्लम है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन दे रखी है C2H4 प्लस O2। तो ये कौन सी गैस हो गई? दिस इज इथीन। स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज इथीन। अगर ये ऑक्सीजन की गैस की प्रेजेंस में जलाई जाती है तो क्या बनेगा? 2 ही चीजें बनती हैं। हाइड्रोकार्बन जब भी जलाते हैं हम, CO2 और वाटर बनता है। CO2 कितनी बनेगी? 2 मोल। वाटर कितना बनेगा? 2 मोल। कितने ऑक्सीजन हो गए? 6। तो यहां लगा दो 3। तो ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, सेकंड रिएक्शन, इसको भी कंप्लीट करना है। Al प्लस O2। तो 4Al रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। तो ये दोनों इंटेक्स प्रॉब्लम इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है सिंपल ऑक्साइड्स, या फिर कह सकते हो सिर्फ ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्ट करती है मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ, और क्या बनाती है? ऑक्साइड्स बनाती है। ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं इनकी नेचर डिफरेंट होती है। तो हम यहां पर बेसिकली नेचर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल ऑक्साइड्स की। सिंपल ऑक्साइड्स किसको बोला जाता है? ऑक्साइड्स हैविंग मेटल्स in only one oxidation state, are called simple oxides. For example, MgO, Al2O3, Na2O, K2O, etc. तो इनको बोलेंगे सिंपल ऑक्साइड्स। दूसरे होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। मिक्स्ड ऑक्साइड्स किसको बोला जाता है? मिक्स्ड ऑक्साइड्स बोला जाता है द ऑक्साइड्स हैविंग मेटल्स इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जब मेटल पाया जाता है किसी ऑक्साइड के अंदर तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। एग्जाम्पल इज Fe3O4। दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं इसको मिक्स्ड ऑक्साइड? ये एक्चुअल में 2 ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन है, FeO और Fe2O3। तो 2 अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स जो है वो एक साथ क्रिस्टलाइज हो गए, इस वजह से Fe3O4 फॉर्मूला लिखा जाता है।
अगर आप इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे डायरेक्टली तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं, ऑक्सीजन की अगर हम -2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 3x - 8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 8/3। लेकिन 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को नहीं मिलती हमें। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में क्या होती है, आयरन इन दोनों ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसमें है +3, तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है +2 एंड +3। तो इस वजह से ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाएगा। ऐसे ही एक और ऑक्साइड हमें देखने को मिलता है Pb3O4, लेड का ऑक्साइड है ये। यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो लेड की तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है, 2PbO.PbO2। तो ये होता है दो लेड ऑक्साइड और दो एक PbO2 का मॉलिक्यूल जब क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एक साथ तो बनाते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो बच्चों, लेड जो है वो कौन सी फैमिली का मेंबर है, कार्बन का। कार्बन जो है वो ज्यादातर +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इस ग्रुप के मेंबर्स। यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, +2, यहाँ पर कितनी है, +4। तो ये हो गया तुम्हारा मिक्स्ड ऑक्साइड जिसमें लेड जो है वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट था। So these are the examples of mixed oxides जिसमें एक ही मेटल दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में ये जो ऑक्साइड्स हमने पढ़े, ठीक है, जिनको हम सिंपल ऑक्साइड्स बोल रहे थे, ये ऑक्साइड्स जो हैं वो होते हैं अलग अलग नेचर के। ये एसिडिक ऑक्साइड हो सकते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड हो सकते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, और ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। तो चार तरह की नेचर हमें देखने को मिलती है ऑक्साइड्स की, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब एसिडिक ऑक्साइड्स जो है वो कौन बनाता है। तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो भाई ऑक्सीजन गैस जब भी किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, दे आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे कि सल्फर को जब हमने जलाया तो क्या बना था, SO2 गैस बनी थी, ठीक है। तो SO2 गैस जो है ये एक एसिडिक ऑक्साइड हो गया। अब इसको आप प्रूव कैसे करोगे दैट इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो देखो, व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर पास्ड थ्रू वाटर they make acidic solution। इनको जब आप पानी में से पास कराते हो तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बना देते हैं, और क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हैं इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, एसिडिक ऑक्साइड। जो भी ऑक्साइड चाहे वो मेटल का है चाहे वो नॉन मेटल का है, अगर उस ऑक्साइड को पानी के अंदर से तुमने पास कराया या पानी के अंदर डिसॉल्व किया, और पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद उसने सॉल्यूशन को अगर एसिडिक बना दिया तो वो ऑक्साइड क्या कहलाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, नॉन मेटल शो करते हैं, मेटल शो नहीं करते। दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय नॉन मेटल। तो SO2 गैस जो है इसको जब हम पानी के अंदर पास कराते हैं तो ये एक एसिड बना लेता है H2SO3, और ये एसिड जो होता है इसी की वजह से ये सॉल्यूशन कैसी हो जाती है, एसिडिक। और इस सॉल्यूशन के अंदर जब आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर जो है वो डिप करोगे तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में।
तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी ऑक्साइड को। अगर आपको चेक करना है उसकी नेचर कैसी है, तो उसको पानी के अंदर से पास कराओ या डिसॉल्व कर दो, और डिसॉल्व करने के बाद लिटमस पेपर जो है वो डिप करके देखो। ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो समझ जाना तुम्हारा ऑक्साइड कैसा था, एसिडिक था। तो ये चीजें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी गिवन ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये हो गई एसिडिक ऑक्साइड की बात। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की। बेसिक ऑक्साइड, तो जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो भाई इसको कैसे चेक करोगे, इसका भी तरीका वही है। मेटल था कैल्शियम, इसको मैंने हीट किया ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉलिड स्टेट में है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं, व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, they form basic solution। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस। और ये सॉल्यूशन कैसी होती है, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। इट इज बेसिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम मेटल ऑक्साइड जो है उनको क्या देखते हैं, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि उनकी एक्वस सॉल्यूशन कैसी रहती है, बेसिक होती है नेचर में। तो यहाँ पर और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, CaO हो गया, Na2O हो गया, K2O हो गया। ये सभी मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, इनको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाते हैं बेसिक सॉल्यूशंस। अब देखो बच्चों, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। दिस इज थर्ड कैटेगरी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। The oxides formed by reaction with oxygen, यहां पर लिखो some elements form oxides by reaction with oxygen, which is एम्फोटेरिक इन बिहेवियर। अब ये एम्फोटेरिक वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों प्रॉपर्टीज इनके पास है। इनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और इनके पास बेसिक प्रॉपर्टी भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, वाटर। वाटर इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है ये, हाइड्रोजन का। अब वाटर जो है, अगर मैं इसके अंदर बेस डालूं, ठीक है, तो सपोज मैं अमोनिया गैस को डिसॉल्व करता हूं, तो अमोनिया गैस के साथ वाटर जो है वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, ये बेस बन जाता है। और ये क्या बनाते हैं मिलके, NH4OH। NH4OH को अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो इसके अंदर आपको NH4+ और OH- आयंस देखने को मिलेंगे। तो वाटर यहां पर क्या कर रहा है, ये H+ और OH- आयन प्रोड्यूस करता है। H+ आयन जो है वो अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है, तो वाटर ने H+ आयन जो है वो किसको दिया, अमोनिया को दिया। जो H+ डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड। तो वाटर यहां पर क्या काम कर रहा है, एसिड का। दूसरी रिएक्शन है जिसमें वाटर बेस का काम करता है। तो देखो दूसरी रिएक्शन कौन सी है, यहां पर लिख रहा हूं मैं। अगर मैं HCl के साथ वाटर जो है इसको मिक्स करता हूं, तो यहां पर ये बन जाता है बेस और ये बन जाता है एसिड। तो एसिड क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा और उस H+ को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन एक जगह ये बेस बन गया, दूसरी जगह ये एसिड बन गया। इस तरीके के जो ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं, किसी टाइम पर वो एसिड बन जाते हैं और किसी टाइम पर वो बेस बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
तो इस तरीके के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको अगर पानी के अंदर आप डिसॉल्व करोगे तो उनकी जो सॉल्यूशन बनती है उसकी पीएच वैल्यू 7 के अराउंड रहती है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दे फॉर्म सॉल्यूशंस हैविंग न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7 के अराउंड रहती है। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं कौन कौन से हैं। Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं, एसिड की प्रॉपर्टी भी है और बेस की भी प्रॉपर्टी भी है। तो आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी, एग्जाम्पल की फॉर्म में बुक्स के अंदर दे रखी है। एग्जाम्पल, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, उसके सपोर्ट में हम यहाँ पर जो है वो रिएक्शन लिख रहे हैं HCl प्लस H2O। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसको मैंने क्या किया, एसिड के साथ डाला। तो पानी के अंदर पहले Al2O3 को मिक्स किया, फिर HCl को मिक्स किया। अब क्या बनेगा, तो यहां पर देखो ये बनाता है AlH2O होल 6 3 plus Cl minus. This is the product that will be formed in this reaction. इसको बैलेंस कर लो 2Al, तो यहां पर पानी कितना है 6H2O 6Cl माइनस हाइड्रोजन कितनी हो गई भाई 12 और 6 18। तो वाटर यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें 12। नाइन आएगा। अब देखो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 3 9 और 3 12 ऑक्सीजन हो गई, 12 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितनी हो गई 18 से 24 हाइड्रोजन हो गई। एल्यूमिनियम 2 हो गया 6Cl माइनस। सो दिस इज द रिएक्शन वेयर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एसिड। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक बेस का। अब जैसे यहाँ पर आपने इसकी रिएक्शन कराई है एसिड के साथ, इसी तरीके से अगर मैं बेस के साथ इसको मिक्स कर दूं तो बेस के साथ भी ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर Al2O3 जो है वो किसका काम कर रहा है, बेस के साथ ये बन जाता है एसिड। और यहां पर एसिड के फॉर्म में जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है AlOH होल 6 Na3AlOH होल 6। ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 मोल्स 2 3 6 6 NaOH। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 6 दूनी 12 3H2O 3 6 और 3 9 और 3 12 6 दूनी 12। ये होगी रिएक्शन बैलेंस्ड। सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इट रिएक्ट विद अ बेस। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो प्रूव करती हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ Al2O3। आप ग्रुप नंबर 15 जो है वो कर चुके हो। ग्रुप नंबर 15 में भी हमने ये पढ़ा था नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, और आर्सेनिक और एंटीमनी As2O3 Sb2O3 दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं इसके आपको कई एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको बोला जाता है जो किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड की तरह बिहेव कर लेते हैं और किसी सॉल्यूशन के अंदर वो बेस की तरह भी बिहेव कर लेते हैं। सो दीज आर दी ऑक्साइड्स व्हिच कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। अब हम चलते हैं लास्ट कैटेगरी, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स पे। डी, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। These are the oxides which do not change
the pH of water when dissolved in it and neither behave as acid nor as base. तो न्यूट्रल रहते हैं. अगर इनको पानी में से पास कराओगे तो पानी की पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच 7 रहने वाली है. और ना ही ये एसिड की तरह और ना ही ये बेस की तरह काम करते हैं, किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करते हैं. ठीक है, तो एग्जांपल इज CO, NO एंड N2O. ये 3 ऑक्साइड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड N2O. ना तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, और ना ही ये पानी की पीएच वैल्यू को चेंज करेंगे. तो इनको बोला जाएगा दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीजन, preparation of oxygen, properties of oxygen, and the oxides formed by oxygen on reaction with different type of elements. Either they may be metals or they may be non-metals. That's all for today. Thank you.